ओके, तो हमने एवरेज रेट का ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया था और हमें इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखना था। तो यहाँ पर हमने इंस्टेंटेनियस रेट के ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के लिए हमने एक बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटा समय अंतराल dt लिया है, जिसमें हम ये मान रहे हैं कि रिएक्टेंट या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है उसके कॉन्सेंट्रेशन में जो डिफरेंस आया, जिसमें परिवर्तन आया है, वो है डीसी। ठीक, और जो मैंने टाइम लिया वो dt, जो कि एक बहुत ही छोटा समय अंतराल है, जो कि ये एक छोटा समय अंतराल में इस डीसी का परिवर्तन हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो जैसा कि हम इंस्टेंटेनियस रेट जानते हैं कि वो डीसी अपॉन dt होगा, बट अगर हम इस लाइन और इस लाइन को ज्वाइन करें, अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हमें एक लाइन मिलेगा। ओके, जो कि इस पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप होगा। क्या होगा? स्लोप होगा। जैसे हमने अभी इसके पहले वाले लेक्चर में ये देखा था कि जब हमने इस प्रकार से इसका ऐसे ग्राफ बनाया था, ऐसे लेकर डेल्टा टी टाइम में जो डेल्टा सी का डिफरेंस आया था, कुछ ऐसा हमने किया था। तो डेल्टा सी था हमारा, ये हमारा डेल्टा टी था, तो इसमें जो ये वाला एंगल था वो थीटा था। यहाँ पर जो हमने tan थीटा निकाला था वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी आया था। तो इसी डेल्टा टी को हम बहुत छोटा करते चले गए, इसी को बहुत पास लेते चले गए, जो कि हमारे यहाँ पर आकर dt बन गया, और ये dt बन गया। और यही वाला लाइन मैंने यहाँ पर इसको इस प्रकार से दिखाया है। तो यहाँ पर ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ओके, तो जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच के ग्राफ का स्लोप होता है। जो जैसे अगर हमें मान लो t इज इक्वल टू t1 पर हमें किसी भी रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, तो हम उसके कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में टाइम t इज इक्वल टू t1 पर उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, जो कि उसका इंस्टेंटेनियस रेट होगा। ओके, तो अब हम इसके आगे जानेंगे। अब क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। हम अब क्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक को जानने से पहले दो चीजें जानेंगे, जो कि है, पहला तो ये हमारा है पहला तो हम दर को रिप्रेजेंट करना जानेंगे, और जो दूसरा है हमारा वो हम वेग नियम जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम दर को लिखना जानते हैं। तो कि क्रिया के लिए हम दर को लिखते कैसे हैं? तो जैसे मान लो कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव N3C प्लस N4D है। तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं
ओके, तो जो हम यहाँ पर अपक्रिया का दर लिखते हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हमारा है N1A plus N2B gives N3C plus N4D, तो इसके लिए जो हम वेग का जो व्यंजक लिखते हैं, जो वेग कुछ इस प्रकार से किसी अपक्रिया के लिए लिखते हैं, वो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं -1/N1 इंटू DA अपॉन DT, जो कि ये हमारा दर है, ये हमारा A के विलुप्त होने की दर है, ये हमारा B के विलुप्त होने की दर है, ये हमारा C के बनने की दर है, ये हमारा D के जो मेरा प्रोडक्ट D बन रहा है उसके बनने की दर है। और जो हमने लिखा है ये इन चारों में एक रिलेशन हो गया कि जो A के बनने की दर, जो A के विलुप्त होने की दर है और जो B के विलुप्त होने की दर है, उनमें क्या रिलेशन है। जो A के विलुप्त होने की दर है और जो C के बनने की दर है उसमें क्या रिलेशन है। इस प्रकार से हम जानते हैं इसको। जैसे हम इसको इसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं N2 + 3H2, मान लो ये gives 2N3, तो इसके लिए जो हम रेट लिखेंगे, जो इसके रिलेशंस में रेट लिखेंगे वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू बाई dt, जो कि होगा नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर। यहाँ पर माइनस साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि समय जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे A और B दोनों के दोनों घटते जाएंगे, मतलब DA और DB दोनों निगेटिव होंगे, इसलिए यहाँ पर ये एक माइनस साइन के साथ आ रहा है। जबकि जो C होगा और जो D होगा, इन दोनों के केस में ये टाइम के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, तो DC और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D में जो परिवर्तन होगा, ये कि दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे, इसलिए इसमें माइनस साइन जैसा कुछ ऐसा नहीं आया है। और इसमें नाइट्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन परिवर्तन की दर इज इक्वल टू -1/3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1/2 कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ अमोनिया। ओके, यहाँ और यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन घटते जाएंगे, जबकि अमोनिया जो होगा वो बढ़ता जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन जैसा इसके साथ कुछ नहीं लगाया है। ओके, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस में सिंपली क्या दे देता है, ये दे देता है तो कभी ये पूछ लेगा, या कभी ये दे दिया तो कभी ये पूछ लेगा, या फिर क्वेश्चन में कभी कभी ये रिलेशन ही पूछ लेता है कि इस रिलेशन को लिखो कि नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर और अमोनिया के बनने की दर में क्या रिलेशन है उसको लिखो। तो ये हमारा रिलेशन जो कि प्राप्त होता है वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। और इसी प्रकार से किसी भी रिएक्शन के लिए उसके जो अलग अलग रिएक्टेंट या जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उनके विलुप्त होने की या बनने की दर है, उनमें हम रिलेशंस को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और एक की विलुप्त होने की दर अगर हमें पता है तो दूसरे के विलुप्त होने की दर या तीसरे के बनने की दर को हम बहुत ही इजीली हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आगे जानते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर हम वेग नियम को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। वेग नियम क्या होता है, तो वेग नियम बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वेग नियम। जैसे मान लो वेग नियम हमारा यही इतना है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन का जो दर होता है, उस अपक्रिया का जो दर होता है वो अभिकारक की सांद्रता के उचित घात के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब अगर इन सब बातों को जानने का हम प्रयास करें तो हम यहाँ पर एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं, सब समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हम ले लेते हैं A + B C + B। तो मैंने वेग नियम की जो डेफिनेशन बताई है वो ये बताई है, किसी भी अपक्रिया का जो दर या वेग होता है वो अभिकारकों के उचित घात के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो जैसे मान लो अगर हम वेग को या जो अपक्रिया का जो दर है उसको हम dr/dt से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो होगा
सॉरी सॉरी, ये जो होगा प्रपोर्शनल होगा, किसके प्रपोर्शनल होगा? a की पावर n1 इंटू v की पावर n2। मैंने कि वेग नियम क्या बताया था? किसी भी अपक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारकों के उचित घात के गुणनफल के समानुपाती होगा। ओके, तो अब हम जानते हैं जैसा कि हम इस जब प्रपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तब यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा के, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और हम जो ये के जो ये हमारा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको हम वेग स्थिरांक के नाम से जानते हैं। वेग स्थिरांक या फिर रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने वेग नियम तो जान लिया क्या होता है कि किसी भी अपक्रिया का जो वेग होता है वो हमारे अभिकारकों के उचित घात के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हम समानुपाती का साइन जब हटाकर इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो मेरा एक कांस्टेंट के आएगा, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं वेग स्थिरांक। ठीक, अब हम यहाँ पर वेग स्थिरांक को डिफाइन करेंगे कि वेग स्थिरांक क्या होता है। तो जो हमारा वेग स्थिरांक होता है वो अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जब अभिकारकों की सांद्रता एकांक होती है। जो ये हमारा के यानी वेग स्थिरांक उस वेग के बराबर होता है जब हमारी अभिकारकों की सांद्रता एकांक होती है। अभी जैसे इसी में हम a=1 और b=1 पुट कर दें, यानी जो अभिकारकों की सांद्रता है वो एकांक कर दें, यानी a की वैल्यू भी 1 कर दें और b की वैल्यू भी 1 कर दें, तो यहाँ पर क्या आएगा dr/dt, यानी जो k यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू के इज इक्वल टू क्या आएगा dr/dt। यानी ये क्या है, ये तब का वेग है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1 है। जब A की सांद्रता और B की सांद्रता 1 है तब का वेग है ये। ओके, तो जो हमारा वेग स्थिरांक होता है वो अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जब अभिकारकों की सांद्रता एकांक होती है। ओके, अब हमने इसको जान लिया कि वेग स्थिरांक क्या होता है। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम ये बता दें कि जो वेग स्थिरांक होता है वो केवल और केवल ताप पर डिपेंड करता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तभी हमारा के बदलेगा। और किसी भी केस में जो हमारा ये के होता है, जो हमारा वेग स्थिरांक होता है, और किसी भी केस में ये नहीं बदलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोटिंग पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि जो हमारा वेग स्थिरांक होता है वो ताप के परिवर्तन होने पर ही होता है और किसी भी केस में परिवर्तन नहीं होगा के का। ओके, अब हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर। ओके, तो दर को प्रभावित करने वाले कारकों पे सबसे पहला तो यही जान लेते हैं अभिकारकों की सांद्रता। तो अगर हम अभिकारक की सांद्रता की बात करें तो अभिकारक की सांद्रता और वेग में क्या संबंध होता है, ये तो हमने वेग नियम से ही जान लिया है कि जो हमारा वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के उचित घात के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ, यदि हम A और B को बढ़ाएंगे, यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B को हम बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, लेकिन जब N1 और N2 की वैल्यू 0 ना हो, मीन्स N1 and N2 is not equal to 0। ओके, तब क्या होगा, जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बढ़ाएंगे तो मेरा अपक्रिया का वेग बढ़ेगा। यहाँ पर एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दें कि N1 और N2 की वैल्यू मेरी निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ओके, तो सिंपली जो हम लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि जो अपक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब कि जब यदि हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो उस अपक्रिया की वेग बढ़ेगी। ओके, ठीक।
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो अभिक्रिया का वेग होता है वो वेग स्थिरांक इंटू जो भी अभिकारक होता है उसकी उचित घात के गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर देख रहे थे, हमने यहाँ पर पहला पॉइंट देख लिया था, हम दूसरे पॉइंट पर आ रहे थे जो कि हमारा ताप था। मतलब कि हम यहाँ पर अभिक्रिया का वेग का ताप से रिलेशन देखेंगे कि ताप बढ़ाने या घटाने पर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है वो केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है। ये चीज हम तब भी जानेंगे जब हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर रफली इसको बताने की कोशिश करूँ तो जो वेग स्थिरांक होता है वो होता है k इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। तो यहाँ पर हम जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब इस टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो k की वैल्यू क्या होगी, मेरी बढ़ेगी। यानी अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो k की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब जैसे ही हमारा k की वैल्यू बढ़ गई, जैसे मान लो ये चीजें और ये चीजें तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर k की वैल्यू बढ़ गई तो जो ये इतना पोर्शन है ये तो पूरा का पूरा बढ़ जाएगा ना। अगर k बढ़ रहा है तो ये पूरा बढ़ रहा है, अगर ये पूरा बढ़ रहा है तो इनडायरेक्टली क्या बढ़ रहा है, हमारा वेग बढ़ रहा है। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा और साथ साथ हमारी जो अभिक्रिया का वेग होगा वो भी बढ़ेगा। ओके, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जो ये हमारा k है, यानी जो मेरा वेग स्थिरांक है वो Ea पर भी डिपेंड कर रहा है। और मेरा Ea जो होता है वो सक्रियण ऊर्जा होता है। क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा, या हम इंग्लिश में बोले तो इसको कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा होता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने पे k की वैल्यू बढ़ रही है, उसी प्रकार से यदि हम Ea की वैल्यू घटाएंगे तो मेरी k की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे हमारी k की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो रेट होगा, मान लो रेट जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेट बढ़ रही है, बट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने पर हमारा क्या होगा, रेट बढ़ेगा। और इन चीजों को, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर किस प्रकार से रेट बढ़ रहा है, सक्रियण ऊर्जा घटने पर किस प्रकार से रेट बढ़ रहा है, ये चीजें एक बार तब भी क्लियर होंगी जब हम संघट्ट सिद्धांत को पढ़ेंगे। जब हम कॉलेजन थ्योरी पढ़ेंगे वहां पर ये चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर होंगी कि टेम्परेचर बढ़ने पर किस प्रकार से जो हमारा अभिक्रिया का वेग होता है वो बढ़ जाता है और हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो किस प्रकार से घटने पर उस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। ये सब आगे संघट्ट सिद्धांत में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरा पॉइंट उठाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक तो सिंपल सी भाषा में हम जानते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। जैसे उत्प्रेरक क्या होता है हमारा, उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। मैंने ये चीज इसीलिए यहीं पर बताई क्योंकि मुझे आगे उत्प्रेरक को भी बताना था। तो उत्प्रेरक क्या करता है, किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। ओके, तो अगर उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को घटा रहा है तो वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, मेरा वेग स्थिरांक बढ़ा रहा है, वेग स्थिरांक बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वो वेग को बढ़ा रहा है। ओके, तो मतलब क्या होगा, यदि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का जब प्रयोग करेंगे तो उस केस में हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है या जो सक्रियण ऊर्जा होता है वो उसको कम कर देता है, जिस कारण से अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और रेट दोनों बढ़ जाता है।